हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। अभी तक हम लोगों ने इस क्लास में जो बात की है मौर्य साम्राज्य के बारे में, हम लोगों ने लगभग सारी ही बातें इंपॉर्टेंट कर ली हैं, सब कुछ जान लिया है। कल हम लोगों ने अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे, स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो उससे पहले हम लोग 2 मिनट बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी जो अशोक के बाद हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एकदम स्पष्ट तरीके से तो उनके बारे में जानकारियां नहीं प्राप्त हुई हैं, लेकिन कुछ अभिलेखों से, कुछ विवरणों से उनके बारे में, कुछ सम्राटों के बारे में जानकारियां जो मिली हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से सम्राट थे और मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन सा था। ठीक है, उसके बाद किस वंश की नींव पड़ी थी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों की। ठीक है, ये कलर आप लोगों को दिख रहा है जी। कुणाल था, ये अशोक के बाद जो है बना एक कुणाल था, मौर्य साम्राज्य का ही शासक था। ये अशोक के बाद के शासकों की बात हो रही है। एक कुणाल था, है ना, और दूसरा कौन सा था? एक कुणाल था और दूसरा दशरथ, है ना। दूसरा कौन सा था? दशरथ। इसने जैन धर्म स्वीकार किया था। इसने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म स्वीकार किया था, है ना, जैन धर्म स्वीकार किया था। अगला कौन सा है? अगला है बृहदत्त। बृहदत्त मेनली इसी के बारे में बात ही करनी थी। बृहदत्त जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, है ना। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसने किस धर्म को, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, है ना। इसका जो क्या था? सेनापति, है ना, इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। शुंग ने क्या किया था? बृहदत्त की हत्या कर दी थी और किस वंश की नींव रखी थी? तो शुंग वंश की नींव पड़ी थी। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की नींव पड़ी थी और वो किसने रखी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। तो मौर्य साम्राज्य का ये अंतिम शासक था, है ना, ये अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का, ये अंतिम शासक था। ठीक है, आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य की संस्कृति के बारे में हमें उसके प्रशासन के बारे में हमें विवरण कहाँ से मिलते हैं? वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलते हैं, है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? और हमको जो है मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से और अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं। मेगस्थनीज के इंडिका से भी मिलते हैं। मेगस्थनीज कब आया था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इंडिया आया था, है ना। तो मेगस्थनीज के भी अभिलेखों से मिलते हैं, अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं, जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन जो है शक शासक था। कहाँ का था? उज्जैन का। रुद्रदामन कहाँ का था? उज्जैन का था। और ये कौन था? शक शासक था, है ना। चलिए मौर्यकालीन के मंत्री परिषद। मौर्यकालीन मंत्री परिषद के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। ठीक है, इसके मंत्री परिषद के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसके मंत्री परिषद के नाम पूछे जाते हैं।
तो इसलिए हम लोग इनको बहुत ही अच्छे से कुछ महत्वपूर्ण मंत्री परिषदों के नाम के बारे में जानेंगे और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। एक प्रधानमंत्री और पुरोहित था, है ना। प्रधानमंत्री और पुरोहित। प्रधानमंत्री और पुरोहित ये मौर्यकालीन साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा प्रमुख इनका स्थान था और ये कौटिल्य के हाथ में था उस टाइम पे ये पद। कौटिल्य के हाथ में कौन सा पद था? दोनों पद थे, प्रधानमंत्री का पद भी था और पुरोहित का पद भी था। किसके हाथ में? कौटिल्य के हाथ में, है ना, कौटिल्य के हाथ में था, है ना। अगला कौन सा है? समाहर्ता। समाहर्ता इसको क्या बोलते हैं? समाहर्ता ये मौर्यकालीन मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा था, उसी का एक हिस्सा था। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। अधिकारी तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ मेन अधिकारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। आगे कौन सा है? संनिधाता। संनिधाता, है ना। संनिधाता किस क्षेत्र को संभालता था? तो संनिधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष पद को कौन संभालता था? तो वो संनिधाता, है ना। संनिधाता किस पद को संभालता था? किस कार्य को? तो राजकोषीय कार्य को संभालता था, है ना। आगे सेनापति तो आप लोग जानते ही हैं। सेनापति युद्ध विभाग। सेनापति किसको संभालता था? तो ये युद्ध विभाग को संभालता था सेनापति। ये तो सभी को नॉर्मली पता होता है, सेनापति युद्ध विभाग को संभालता था। और एक ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रदेष्टा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कौन? प्रदेष्टा। है ना। प्रदेष्टा ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फौजदारी न्यायालय को संभालता था। इसको दूसरे नाम से कंटक शोधन भी कहा जाता था ना। शोधन का भी कार्य करता था, ठीक है। प्रदेष्टा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा क्या संभालता था? किस पद को? फौजदारी न्यायालय को संभालता था ना। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय को संभालता था। आगे हम लोग बात करते हैं व्यवहारिक एक होता था, एक व्यवहारिक होता था। व्यवहारिक, है ना। ये किस मामले को संभालता था? तो ये व्यवहारिक जो होता था ये दीवानी न्यायालय को कौन संभालता था? तो ये व्यवहारिक संभालता था। और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय, प्रदेष्टा क्या संभालता था? वो फौजदारी न्यायालय को संभालता था। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं ये, है ना। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और
इसके इतने ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने वही बताए हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। एक आता है प्रशास्ता। प्रशास्ता प्रशास्ता ये किसको संभालता था? प्रशास्ता। तो ये जो राजकीय कार्यालय के लेख होते थे, है ना, राजकीय कार्यालय के कागज होते थे, उनको सुरक्षित रखता था। राजकीय कार्यालय के कागजों को सुरक्षित रखता था, कागजों को सुरक्षित रखता था, है ना। ये प्रशासना क्या करता था? राजकीय कार्यालय के कागजों को सुरक्षित रखता था। तो ये महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद है तो बहुत सारे, लेकिन पूछे इतने ही जाते हैं, इससे आगे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा पेपर में, बस इतने ही पूछे जाते हैं। ये पूछे जाता है और इनके कार्य पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री और पुरोहित, ये कौटिल्य किसके टाइम पे थे? आज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला था? तो ये कौटिल्य ने संभाला था, है ना। और बिंदुसार के समय में किसने संभाला था? बिंदुसार के समय भी कौटिल्य था, लेकिन फिर उसके बाद बिंदुसार के समय में कौन हो गया था? खल्लाटक। खल्लाटक ने कब संभाला था? बिंदुसार के समय में। बिंदुसार के समय में खल्लाटक। पहले तो कुछ टाइम पे बिंदुसार के समय में भी कौटिल्य ने ही संभाला है। कौटिल्य का दूसरा नाम कौन सा है? तो विष्णुगुप्त है। फिर उसके बाद बिंदुसार के समय में आधे कार्यकाल में फिर खल्लाटक आ गया और खल्लाटक ने पुरोहित और प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। कब संभाला था? तो वो बिंदुसार के समय में संभाला ना। आगे कौन सा है? आगे है आपका समाहर्ता। समाहर्ता ने राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था, इसने राजस्व विभाग की कमान को संभाली थी। फिर सन्निधाता ने राजकोषीय कोषाध्यक्ष को संभाला था, है ना। राजकोषीय कोषाध्यक्ष जो खजाना होता है ना, उसको। और सेनापति तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, युद्ध विभाग को संभालेगा। प्रदेष्टा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फौजदारी न्यायालय को संभालता था। इसको कंटक शोधक नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसने फौजदारी न्यायालय को प्रदेष्टा ने संभाला था। और व्यवहारिक ने दीवानी न्यायालय को संभाला था। व्यवहारिक ने दीवानी न्यायालय को संभाला था। इधर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रशासता। प्रशासता ने क्या किया था? राजकीय कार्यालय में जो कागज होते थे तो उनको ये सुरक्षित रखता था, है ना। राजकीय कार्यालय में कागजों को सुरक्षित रखता था कौन? प्रदेष्टा। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे इसके अध्यक्षों के बारे में, है ना। अर्थशास्त्र में कुछ जो है महत्वपूर्ण विभाग होते थे, है ना। तो उनके अध्यक्षों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अध्यक्ष और उनके विभागों के बारे में जानेंगे, है ना। वो कौन सा विभाग संभालते थे? तो पद्याध्यक्ष पहला है। ये कलर नहीं सही लग रहा, है ना। तो पहला कौन सा है? पहला है पद्याध्यक्ष, है ना। पद्याध्यक्ष ये कौन से विभाग को संभालता था? पद्याध्यक्ष। तो ये पद्याध्यक्ष जो है वाणिज्य यानी कि व्यापार के विभाग को संभालता था, है ना। किस विभाग को? व्यापार विभाग को कौन संभालता था? तो ये व्यापार विभाग को कौन संभालता था? पद्याध्यक्ष संभालता था। और इसी में एक कंफ्यूजन वाला आता है पौतवा अध्यक्ष। कौन आता है? पौतवा अध्यक्ष। ये इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पौतवा अध्यक्ष किस उसको संभालता था? तो ये पत्तन विभाग को, पत्तन विभाग मतलब बंदरगाहों को, है ना। पत्तन विभाग को संभालता था। किसको संभालता था? पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष जो है नाप तौल को संभालता था, है ना। पौतवा अध्यक्ष नाप तौल विभाग को संभालता था। और एक इसी तरह का और है, वो है पत्तना अध्यक्ष।
पत्तना अध्यक्ष। ये किसको संभालता था? तो ये पत्तन को संभालता था, जो बंदरगाह होते थे उनको संभालता था, है ना। पत्तन विभाग को संभालता था, बंदरगाहों को संभालता था कौन? पत्तन। तो ये तीनों ही जो है बहुत कंफ्यूजन वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। फिर आगे आता है सूरा अध्यक्ष, है ना। सूरा अध्यक्ष ये किस विभाग को संभालता था? तो ये आबकारी आबकारी विभाग को संभालता था कौन? सूरा अध्यक्ष। ठीक, आबकारी विभाग को कौन संभालता था? तो आबकारी विभाग को सूरा अध्यक्ष संभालता था। आगे सुना अध्यक्ष है, सुना सुना अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष क्या संभालता था? बूचड़ खाना। सुना अध्यक्ष कौन क्या संभालता था? तो ये बूचड़ खाना संभालता था, है ना। बूचड़ खाना, बूचड़ खाना, बूचड़ खाना कौन संभालता था? तो ये सुना अध्यक्ष संभालता था, है ना। तो आप क्या संभालता? सुना अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष है वो आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए। गणिका अध्यक्ष गणिकाओं को संभालता था, गणिकाओं का अध्यक्ष होता था गणिका अध्यक्ष, है ना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीता अध्यक्ष। कौन है? सीता अध्यक्ष। ये किस विभाग को संभालता था? तो ये राजकीय भूमि, राजकीय कृषि भूमि को संभालता था। ठीक है, सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि को के विभाग का अध्यक्ष होता था, ना। राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। ठीक है, एक और है शुल्का अध्यक्ष। शुल्का अध्यक्ष ये किस विभाग को संभालता था? शुल्क अध्यक्ष। तो ये व्यापार से प्राप्त आय के विभाग को संभालता था। जो व्यापार से आय प्राप्त होती थी, व्यापार से जो आय प्राप्त होती थी तो वो इसको यानी कि व्यापार कर की वसूली करता था, है ना। कर की वसूली कौन करता था? तो ये वसूली करता था शुल्का अध्यक्ष। ठीक है, व्यापार शुल्का अध्यक्ष जो है ये व्यापार की वसूली करता था, है ना। व्यापार की कर की वसूली कौन करता था? शुल्का अध्यक्ष करता था। और एक अछपटल एक है अछपटला अध्यक्ष, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किस विभाग को संभालता था? ये महालेखाकार होता था। वहां पे राज्य में जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती थी तो ये उसकी लिखकर विवरण को एकत्रित करता। तो ये कौन होता था? महालेखाकार होता था। कौन होता था महालेखाकार? अछपटला अध्यक्ष होता था महालेखाकार, है ना। अछपटला अध्यक्ष होता था महालेखाकार। एक नवा अध्यक्ष है, नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष, नवा अध्यक्ष ये किस विभाग को संभालता था? ये जहाज रानी, जहाज रानी अध्यक्ष को संभालता। जहाज रानी विभाग को नवा अध्यक्ष संभालता था, है ना। जहाज रानी विभाग को कौन संभालता था? तो वो नवा अध्यक्ष संभालता था, नवा अध्यक्ष संभालता था। एक कुप्या अध्यक्ष है। कुप्या अध्यक्ष ये किसको संभालता था? ये वनों के विभाग को संभालता था। ठीक है, वनों के विभाग को कौन संभालता था? तो ये कुप्या अध्यक्ष होता था जो वनों के विभाग को संभालता था। ठीक है, आगे आपके जो बहुत ही मेन है वो हो ही गए हैं। एक है आपका जो बचा है वो है लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष है जो किसको संभालता था? तो ये जो लक्षणा अध्यक्ष होता था तो ये किसको संभालता था? लक्षणा अध्यक्ष है जो वो छापे खाने का अध्यक्ष होता था। किसका होता था? ये छापे खाने का अध्यक्ष होता था। कौन? लक्षणा अध्यक्ष। और एक कुरडिक है ना, एक संवर्णिक नामक अधिकारी होता था जो इसके अधीन होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संवर्णिक नामक अधिकारी किसके अंतर्गत होता था? संवर्णिक
संवर्णिक नामक अधिकारी किसके अंतर्गत होता था? तो ये लक्षणाध्यक्ष के अंतर्गत होता था। और लक्षणाध्यक्ष क्या करवाता था? वो छापे खाने विभाग का अध्यक्ष होता था। तो चलिए, पद्याध्यक्ष कौन था? तो पद्याध्यक्ष जो था वो व्यापार विभाग को संभालता था। पौतवाध्यक्ष नाप तौल विभाग को, पौतवा नाप तौल, है ना, इसमें भी अ की मात्रा और इसमें भी अ की मात्रा, तो नाप तौल की विभाग को कौन संभालता था? तो वो पौतवाध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष, आप लोग ये शब्द से पता चलता है, पत्तनाध्यक्ष यानी कि पत्तन यानी कि बंदरगाह विभाग को कौन संभालता था? तो ये पत्तनाध्यक्ष संभालता था। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग को संभालता था। सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने को संभालता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि को, है ना, राजकीय कृषि भूमि को, कौन सी भूमि होती थी? वो होती थी कृषि भूमि। ठीक है, कौन होती थी? वो कृषि भूमि होती थी। और शुल्काध्यक्ष व्यापार का जो कर की प्राप्ति होती थी उसकी वसूली कौन करता था? वो शुल्काध्यक्ष करता था। अक्षप तलाध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन? अक्षप तलाध्यक्ष। नवाध्यक्ष कौन होता था? जहाज रानी। नवाध्यक्ष कौन होता था? जहाज रानी विभाग को संभालता था। कुप्याध्यक्ष वनों के विभाग को संभालता था। कौन वनों के विभाग को संभालता था? तो आपका कुप्याध्यक्ष जो होता था वो वनों के विभाग को। लक्षणाध्यक्ष ये भी आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्षणाध्यक्ष ये छापे खाने विभाग को संभालता था और जिसके अंतर्गत संवर्णिक नामक अधिकारी कार्य करता था। ठीक है, संवर्णिक नामक अधिकारी कार्य करता था। आपका इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही बताई गई हैं, ये और ये। आप लोग इन चारों इसको सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष और अपछलाध्यक्ष, इन छह को आप लोग याद कर लेंगे ना तो आप लोगों का काम इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना काम आपका हो जाएगा पेपर में, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आ सकता। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये पूछा जाता है अशोक के समय 5 प्रांत थे, जो 5 प्रांत विभाजित थे तो वो कहाँ कहाँ थे? तो अशोक के समय के जो 5 प्रांत विभाजित थे वो पहला था, आइए पहले लिख देते हैं, अशोक के 5 मुख्य प्रांत, है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 5 मुख्य प्रांत वो कौन कौन से थे? तो उत्तरापथ किसको कहा जाता था? उत्तरापथ किसको कहा जाता था? उत्तरापथ जो है तक्षशिला को कहा जाता था। किसको? उत्तरापथ तक्षशिला को कहा जाता था, है ना, उत्तरापथ तक्षशिला को कहा जाता था। दक्षिणापथ किसको कहा जाता था? तो ये सुवर्णगिरी को कहा जाता था। सुवर्णगिरी को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। सुवर्णगिरी आप कह लीजिए या फिर स्वर्णगिरी, है ना, कुछ भी, ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। अवंती को किस नाम से जाना जाता था? अवंती एक राष्ट्र, इसको राष्ट्र भी बोला जाता है। तो अवंती को किस नाम से जाना जाता था? अवंती को किस नाम से जाना जाता था? उज्जैनी, है ना, अवंती को किस नाम से जाना जाता था? उज्जैनी अवंती को कहा जाता था ना, अवंती को उज्जैनी कहा जाता था। प्रासी को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? प्रासी को उस टाइम पे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था ना, प्रासी को उस टाइम पे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे कौन सा है आपका? कलिंग है। कलिंग ये किस नाम से? कलिंग को तोसली। ठीक है, तोसली, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी हालत में आप इनको, किसी को भी आप इनको नहीं छोड़ सकते, आपको ये चारों 5 तैयार करने होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एक और अधिकारी है मेगस्थनीज की इंडिका से ही पाटलिपुत्र के जो है नगर के जो है प्रमुख अधिकारी होता था, जो नगर प्रशासक का वर्णन मिलता है। और नगर प्रशासक के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था?
नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमोई। क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमोई। किसको बोला जाता था? नगर प्रशासन के अधिकारी को बोला जाता था। मार्ग विभाग के अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था एग्रोनोमोई, है ना। मार्ग विभाग या सड़क विभाग के अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था एग्रोनोमोई। ठीक है, सड़क विभाग के अधिकारी को, के प्रमुख को क्या बोला जाता था? एग्रोनोमोई। ठीक है, एग्रोनोमोई। ठीक है, ये बोला जाता था, है ना। तो नगर के प्रशासन के अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो एस्ट्रोनोमोई बोला जाता था। और सड़क विभाग के अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो वो एग्रोनोमोई बोला जाता था। क्या बोला जाता है? एग्रोनोमोई। ये बहुत ही ज्यादा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। ठीक, स्किप नहीं कर सकते। आगे हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन प्रमुख कर। मौर्यकालीन जो प्रमुख कर होते थे, प्रमुख कर जो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी कर तो बहुत ही ज्यादा लगाए गए थे। एक होता था आपका विष्टि। एक आपका होता था विष्टि, इसको बेगार कर कहते हैं ना। इसको क्या बोला जाता था? तो इसको निःशुल्क श्रम भी कहा जाता था, है ना। निःशुल्क श्रम, बिना पैसे का काम करना। ठीक है, या फिर बेगार कर लिया जाता था। ठीक है, इसको निःशुल्क, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पेपर एग्जाम दिए होंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो विष्टि निःशुल्क श्रम, है ना, ये निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। ठीक है, आगे बलि। बलि जो होता था उस टाइम पे, बलि ये क्या होता था? ये उस टाइम का धार्मिक कर होता था। क्या होता था? बलि धार्मिक कर होता था। बलि क्या होता था उस टाइम पे? धार्मिक कर होता था। ठीक है, कर होता था। हिरण्य क्या होता था? ये कर जो है हिरण्य, ये कर होता था एक प्रकार का, जो अनाज के रूप में लिया जाता था। अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, लिया जाने वाला कर कौन सा होता था आपका? तो ये हिरण्य होता था, जो हिरण्य अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक है, रज्जु कौन सा होता था? ये रज्जु एक कर होता था। रज्जु, इसको भूमि के नाप के समय लिया जाता था। भूमि के माप के समय दिया जाता था। भूमि के माप के समय दिया जाने वाला कर का क्या नाम है? उसको रज्जु कहा जाता था। ठीक है, रज्जु के कहा जाता था। ठीक, एक और है इंपॉर्टेंट, ये है गुल्मदेय। गुल्मदेय। ठीक है, गुल्मदेय ये एक इंपॉर्टेंट कर है। जो कर किसको दी जाती है? ये सैनिकों की फीस होती थी। सैनिकों की फीस कौन सी होती थी? सैनिकों की फीस होती थी। ठीक है, सैनिकों की फीस होती थी गुल्मदेय। ठीक है, तो विष्टि आपको कौन सा कर होता था? निःशुल्क श्रम
पर कर दिया जाता था, बेगार इसको कहा जाता था, बेगार कर। बलि कौन सा होता था, ये धार्मिक कर होता था एक प्रकार का। हिरण्य, ये एक प्रकार के अनाज के रूप में दिया जाने वाला, हिरण्य अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता था। रज्जु कब कर लिया जाता था, तो ये भूमि की माप के समय पर ये कर लिया जाता था। और गुल्मदेय ये सैनिकों की फीस होती थी, ठीक है, सैनिकों की फीस होती थी। ये आपके कौन हो गए, महत्वपूर्ण कर हो गए, ठीक है, महत्वपूर्ण कौन हो गए, महत्वपूर्ण कर हो गए। यहाँ का सामाजिक जीवन वैसे ही था, चार वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ का सामाजिक जीवन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के में बटा हुआ करता था। और यहाँ पर जो है वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख मिलता है, वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख। वर्ण संकर जातियां अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से जो बनती थी जातियां, उन्हीं को वर्ण संकर जातियां कहा जाता है। तो उस टाइम पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चलता था। यहाँ मेगास्थनीज ने समाज में 7 प्रकार के जातियों का वर्णन किया है, जिसमें उनके काम के आधार पर जातियां बटी होती थी, अपने काम के आधार पर जातियां बटी होती, जिसमें से दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद होते थे, है ना। और यहाँ पे दासों का भी वर्णन किया गया है। तो दासों का भी वर्णन इस काल में, मौर्य काल में मिलता है। दास कितने प्रकार के होते थे यहाँ पे, तो दासों का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दासों का वर्णन, दासों का वर्णन किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। ये पूछ लिया जाता है कि दासों का वर्णन किसने किया है, तो मेगास्थनीज। और ये भी पूछा जाता है तो मौर्य काल में कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है, तो 9 प्रकार के। और यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आती है, जब जात यहाँ पे 7 प्रकार की होती है और उनका वर्णन कौन करता है, जातियों का वर्णन आपका कौन करता है, ये भी मेगास्थनीज के द्वारा ही किया जाता है ना। तो जात यहाँ पे कितनी होती है, 7 प्रकार की मौर्य काल में। और दास कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जातियां यहाँ पे कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार की थी। और दासों का वर्णन किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया। और कितने प्रकार, तो 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, ठीक है। स्त्रियों की दशा यहाँ पे कैसी थी, स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा यहाँ पे अच्छी थी। यहाँ पे नियोग प्रथा का भी प्रचलन था और विधवा विवाह भी होता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि हाँ, स्मृति काल से की अपेक्षा स्त्रियों की दशा जो है, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे स्त्रियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी, बाहर स्त्रियां नहीं निकलती थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन उतनी भी उन्नत अवस्था में नहीं थी जितनी की एक होनी चाहिए थी, है, जितनी की होनी चाहिए थी। यहाँ पे सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सती प्रथा के प्रमाण इस काल में, मौर्य कालीन में नहीं मिले हैं। सती प्रथा के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो वो गुप्त काल में मिले हैं, एरड़ के अभिलेख में, ठीक है। एरड़ के अभिलेख में गुप्त काल में सती प्रथा के प्रमाण मिले। यहाँ के लोग मनोरंजन और शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते थे, तक्षशिला। ये पूछा जाता है कि मौर्य कालीन में, अभी हमने जस्ट ही हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो वहां पता चला था कि उस टाइम पे शिक्षा का केंद्र कौन कौन से थे। तो मौर्य काल में शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैन और कौन था, वाराणसी थी, ठीक है। वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन कौन से थे यहाँ पे, तो शिक्षा के केंद्र थे यहाँ पे। ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा के केंद्र होते थे, तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी। यहाँ पर आर्थिक जीवन किस पे डिपेंड था, तो आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन और व्यापार पर डिपेंड था, ठीक है। आर्थिक जीवन किस पे, आर्थिक जीवन कृषि पर, पशुपालन और व्यापार पर डिपेंड था, ठीक है। यहाँ पे लोग पशुपालन करके, कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे। सिक्के यहाँ के कौन थे, यहाँ की जो राजकीय मुद्रा थी, मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो कौन थी, राजकीय मुद्रा कौन सी थी, तो राजकीय मुद्रा पण थी, राजकीय मुद्रा कौन सी थी मौर्य काल की, तो राजकीय मुद्रा मौर्य काल की पण थी, जो
चांदी का सिक्का था, है ना। ये पण जो है चांदी का सिक्का था। कितना, ठीक है, चांदी का सिक्का था, 3:4 तोले का था ये, ठीक है। और यहाँ पे सुवर्ण सिक्कों के नाम से निष्क और सुवर्ण नाम के सिक्के चलाए जाते थे, सोने के निष्क और सुवर्ण नामक सिक्के चलाए जाते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, और चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के को मासक और काकड़ी कहा जाता था। मासक और ककड़ी किसको कहा जाता था, तो वो तांबे के सिक्कों को कहा जाता था। और पण, रुपया, कर, सापर, सतनाम, ये क्या होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, वो है सारनाथ का अभिलेख। सारनाथ का अभिलेख, ठीक है, सारनाथ का अभिलेख। बस यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है। इस जो सारनाथ है, यहाँ पे 4 पशुओं को दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। और वो 4 पशु कौन कौन से हैं, तो वो 4 पशु हैं बैल, घोड़ा, है ना। कौन कौन से हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह, है ना। कौन है, तो वो है बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। हाथी और सिंह, ठीक है, हाथी और सिंह। हाथी और सिंह थे, ठीक है। 4 पशुओं को दर्शाया गया। ये दौड़ती हुई मुद्रा में है ना। बीच में एक इसमें चक्र भी बना है ना। इसमें एक बीच में चक्र बना है, सारनाथ अभिलेख में एक चक्र भी बना है। और इसमें क्या है, जिसको चक्र रत्न कहा गया है। इसमें जो है 32 आरों का चक्र बना है, ठीक है, 32 आरों का, इसमें 32 आरों का चक्र बना है। 32 आरों का चक्र बना है ना। 32 आरों का चक्र बना है। ये किसका जो है, इसको मान लेते हैं कि इस चक्र से क्या सीख मिलती है, या फिर ये किस चीज की शिक्षा देता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको देखकर इससे इस चीज की इच्छा, मतलब कि इस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ये प्रतीक माना जाता है उसका, ठीक है, प्रतीक माना जाता है, ठीक है, प्रतीक माना जाता है। और आगे तो आपका मौर्य जो है ये खत्म ही हो गया है। अब मौर्य में कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। यहाँ पे मृदभांडों की उत्कृष्ट जो है सबसे उत्कृष्ट अवस्था पाई गई है, और काली पॉलिश वाले मृदभांड पाए गए हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये पूछा ही नहीं जाता, मृदभांड काली पॉलिश वाले पाए गए हैं। तो आपका यही इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था मौर्य साम्राज्य में। तो आपका आज से मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया है। तो आप लोग देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है।